Hey guys, welcome back to my channel Lazy Oak. In this video, we are going to talk about Spring Boot Startup Actions. What is Spring Boot Startup Action? जब भी हम एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहे होते हैं और उस टाइम हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, जैसे कि कोई प्री डेटा हमें लोड करके रखना है या किसी दूसरी सर्विस को हमें नोटिफाई करना है या हमें कैशे बिल्ड करके रखना है, ऐसे बहुत सारे सिनारियोज़ हैं। बट मेन जो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एप्लीकेशन को स्टार्ट करते वक्त या एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद अगर कोई सर्टेन एक्शन हम परफॉर्म करना चाहते हैं स्प्रिंग बूट में, तो वो कैसे कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स ऐसा करना हो तो सबसे पहले मे बी आपके माइंड में आ रहा हो कि ठीक है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के स्टार्ट होने के बाद मुझे कोई काम करना है, तो मैं यहाँ पे इस लाइन पे मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है और मैं यहाँ पे अपना जो भी कोड है वो लिख दूँगा, मे बी कैशे बिल्ड का कोड लिख दूँगा यहाँ पे। बट ऐसा करना नहीं चाहिए, ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हमें डिज़ाइन चॉइस करने चाहिए, डिज़ाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें लिखना चाहिए। तो स्प्रिंग जो है इसके लिए हमें कुछ वेज़ प्रोवाइड कराता है, मल्टीपल वेज़ हैं इसको अचीव करने का, और सबके अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। ये तो हम नहीं करेंगे, इसको यहाँ से हटा लेते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ये रिकमेंडेड नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए। हम एक रियल एग्जांपल पिक करते हैं, लाइक कैशिंग। कैशिंग हमें बिल्ड करना होता है। अगर आपको कैश का ओवरव्यू नहीं पता तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कैश में क्या होता है कि हम उन डेटा को मेमोरी में लोड करके रखते हैं जिसको फ्रिक्वेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कोई एक ऐसी एपीआई होती है जो उस डेटा को फ्रिक्वेंट यूज़ कर रहा होता है। तो हम बार बार डीबी में नहीं जाते हैं, क्योंकि जब भी हम डीबी से जाएंगे डेटा लेके आएंगे तो वो जो टाइम होता है वो रिस्पॉन्स का एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ा देता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ डेटा को कैशे में लोड करके यानी इन मेमोरी में लोड करके रखते हैं, और जब कोई उसको मांगता है तो उसको दे देते हैं। अब डेटा को हमें मेमोरी में लोड करके रखना है, उसे कभी ना कभी तो करके रखना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन स्टार्ट के टाइम हम कर सकते हैं। सपोज़ हम कैशे को लोड करने के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पहला सोल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं बाई मेकिंग बीन्स। तो एक पैकेज बना लेते हैं, कॉन्फ़िग, और इसके अंदर में एक क्लास बना लेते हैं कैशे कॉन्फ़िग, राइट। इस क्लास के ऊपर कंपोनेंट एनोटेशन लगा देते हैं, ताकि जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही होगी तो स्प्रिंग इसको स्कैन कर लेगा और इसका ऑब्जेक्ट बना के अपने पास रख लेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं कैशे कॉन्फ़िग, और कंस्ट्रक्टर के अंदर में आप बिल्ड का कोड लिख सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ एसओपी लगा रहा हूँ, मान के चलो यहाँ पे कि हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स या 10 लाइन का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं ऐसे बोलता हूँ बिल्डिंग कैशे, राइट। तो जब भी स्प्रिंग एप्लीकेशन स्टार्ट होगा इस क्लास का, क्योंकि हमने इस पर ऐड कंपोनेंट एनोटेशन लगाया हुआ है, तो स्प्रिंग इसको स्कैन करेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और कंस्ट्रक्टर में अपना बिल्डिंग कैशे का हमने कोड लिख दिया है। तो मैं एप्लीकेशन एक बार स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये कब कॉल हो रहा होता है। यहाँ पे आपका मैसेज प्रिंट हो गया, बिल्डिंग कैशे, राइट, और एप्लीकेशन यहाँ पे टॉमकैट सर्वर स्टार्ट हुआ। तो ये जो लाइन है ये टॉमकैट स्टार्टेड जो हमारा लॉग होता है उसके पहले प्रिंट हुआ, यानी कि टॉमकैट सर्वर के स्टार्ट होने से पहले ही आपका ये कोड चल गया, ये पीस ऑफ कोड। तो आपका कैश बिल्ड हो जाएगा। कैश बिल्डिंग क्या था, एक एक्शन था जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने के टाइम आप करना चाहते थे, वो आपने अचीव कर लिया। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है, ये स्टेट सही नहीं है सबसे पहले तो, क्योंकि इस स्टेट पे और भी जितनी सारी क्लासेस हैं या जो भी बीन्स है वो बन रही होती हैं थी, और ये आप श्योर नहीं कर सकते कि जब ये कैशे कॉन्फ़िग का बीन बन रहा हो तो उस वक्त सारे बीन्स बन के तैयार हो, मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स बन के तैयार हो। अभी तो हमारे एप्लीकेशन में कोई क्लास है नहीं, लेकिन मान के चलो इनबिल्ट क्लास जो स्प्रिंग हमें प्रोवाइड कराता है उनमें से एक होता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, राइट, जो कि होता है org.springframework.core.env। और भी बहुत सारे इन्वायरमेंट है, उनको उन पे फोकस नहीं करना है, ये वाला। तो सपोज़ कि हम बिल्ड कैशे करते टाइम
एक कंडीशन लेते हैं, हम एक इमेजिनरी सोल्यूशन बना रहे हैं जो कि बहुत ही रियल प्रोजेक्ट से सिमिलर है, और ऐसा होता है कि हम कैश बिल्ड करने से पहले ये चेक करना चाह रहे हैं कि हम कैश बना किसके लिए ले हैं। ये जो एप्लीकेशन है ये रन कहाँ हो रहा है, लोकल मशीन पे हो रहा है या प्री प्रॉड पे हो रहा है, क्यूए पे हो रहा है, प्रॉड पे हो रहा है। तो अगर लोकल पे हो रहा है तो मे बी हमें लोकल रेडिस सर्वर से कनेक्ट करना हो, प्रॉड का मे बी रेडिस सर्वर या कोई दूसरा अगर सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं उसका पोर्ट कुछ और हो। तो उस टाइप के डिसीजंस अगर आपको लेने हैं, और आपको मे बी इन्वायरमेंट से ये चेक करना है कि ये जो प्रोफाइल है या जो इन्वायरमेंट है ये लोकल है प्रॉड है, तो आप इसमें से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप इसको प्रिंट कराओगे ना यहाँ पे, तो ये कंपाइलर ही पहले तो आपको ये आईडी ही सजेस्ट कर रहा है कि ये नल है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट सही नहीं है, इस स्टेट पे और भी सारे बीन्स बन रहे होते हैं और आप श्योर नहीं हो सकते कि आपको इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में जिस ऑब्जेक्ट या जिस बीन को यूज़ करना है वो बना हुआ है, आप श्योर नहीं कर सकते। तो इसी के लिए हम बोल सकते हैं कि ये एक सही सोल्यूशन नहीं होगा। बट अगर आप कुछ दूसरी बीन्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हो तो ठीक है, हो सकता है, बट नॉट अ रिकमेंडेड सोल्यूशन। ठीक है, एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो रही है और लॉग आप देख सकते हो यहाँ पे, बिल्डिंग कैशे नल, यानी कि ये जो इन्वायरमेंट था हमने जबकि इसके ऊपर पे ऑटोवैट लगाया हुआ था, बट ये इन्वायरमेंट जो है यहाँ पे इसे अभी तक इसका ऑब्जेक्ट बना नहीं था। तो इस पर डॉट लगा के अगर हम किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहेंगे, किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहेंगे, तो ऑफकोर्स नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, एक सोल्यूशन तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि ठीक है, इस कैशे कंस्ट्रक्टर को क्या चाहिए, कैशे कॉन्फ़िग को इन्वायरमेंट चाहिए ना। तो स्प्रिंग बूट कहता है कि अगर आपको कंस्ट्रक्टर में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए एज अ डिपेंडेंसी, तो आप ऑटो वाइड एनोटेशन अपने कंस्ट्रक्टर के ऊपर लगा दो, जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए उस क्लास को वहाँ पे एज अ पैरामीटर ले लो, तो आपको मिल जाएगा। राइट, अब अगर आप दोबारा से चलाओगे तो ये इन्वायरमेंट नल नहीं होगा, आपका आईडी भी कंप्लेन करना बंद कर दिया अब, ये कह रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अल्टरनेट सोल्यूशन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट इस केस में क्या होता है कि अब सपोज मोर देन वन अगर आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो वो सारे के सारे आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। मे बी 5 ऑब्जेक्ट का ज़रूरत हो, जब आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाते हो तो नहीं पता कितने ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। ये तो आप कह सकते हो कि ये डिज़ाइन सोल्यूशन सही नहीं है। अभी आप देखो बिल्डिंग कैशे में आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, सारे एक्टिव प्रोफाइल्स, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल्स, जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। राइट, तो काइंड ऑफ ये आपके यूज़ केस को तो पूरा करता है बट स्टिल नॉट रिकमेंडेड। तो जो रिकमेंडेड वे है वो है एक तो कि आप कंस्ट्रक्टर को एज इट इज़ रहने दो, आप एक मेथड बनाओ, मे बी आप इसको मेथड को नाम दे सकते हो बिल्ड कैशे, और कैशे वाला जो आपका बिल्ड कैशे वाला जो कोड है वो यहाँ लिख दो। ठीक है, इसको आप रहने दो ऐसे ही, और यहाँ पे एट पोस्ट कंस्ट्रक्ट एनोटेशन लगा दो। तो ये जो पोस्ट कंस्ट्रक्ट एनोटेशन क्या करता है, जब आपकी सारी बीन्स, जब एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो रही होती है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी बीन्स हैं, जब बन के तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, तब ये मेथड कॉल होता है। यानी कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है कैशे कॉन्फ़िग, इसका ऑब्जेक्ट बनने के साथ साथ जितनी और भी इनबिल्ट या एक्सटर्नल डिफाइंड क्लासेस हैं, वो जब जब उनके बीन्स बन जाएंगे तब वन बाय वन सबके पोस्ट कंस्ट्रक्ट कॉल होगा। तो ये वन ऑफ द राइट वे टू इम्प्लीमेंट दिस यूज़ केस वी कैन से। अभी आप इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करो। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया और हमारा कैशे यहाँ पे, कैशे बिल्ड का जो हमने कोड लिखा था वो एग्जीक्यूट हो गया, और हमें इन्वायरमेंट भी मिल रहा है। तो ये आप कह सकते हो कि वन ऑफ द राइट वे टू इम्प्लीमेंट दिस यूज़ केस। इसके अलावा और भी अदर वे हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हो। अगर आप इंटरफेस इम्प्लीमेंट करके करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। एक इंटरफेस होता है इसमें, इनिशियलाइजिंग बीन। The initializing bean approach works pretty similar to the previous one which we have seen, just post construct. Instead of annotating a method, हम क्या करते हैं कि एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं,
और उसके उसके पास एक मेथड होता है आफ्टर प्रॉपर्टी सेट मेथड होता है, हम उसको ओवरराइड करते हैं और उसके अंदर अपना कोड लिख लेते हैं। हम वो भी एग्जांपल देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हम एक क्लास बनाते हैं, इसका नाम देते हैं इनिश कैशे config using initializing bean। ये हमारा क्लास है, इसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट कैसे करना है? इनिशियलाइजिंग बीन से, और इसके पास एक मेथड होता है आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट। तो ये भी वैसे ही काम करता है, जब सारे कॉन्टेक्ट सेट हो जाते हैं, सारे बीन्स ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं, तो आपका ये मेथड कॉल होता है। और इस मेथड के अंदर में आप अपना कोड, कैशे बिल्डिंग का कोड लिख सकते हो। बिल्डिंग कैशे यूजिंग, या फिर मैं सीधा यही लिख देता हूँ, कैशे कन्फिग यूजिंग इनिशियलाइजिंग बिन। और यहाँ भी अगर आपको किसी ऐसे क्लास की ज़रूरत है जो कि ऑटो वाइड है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम्पल लिया था, तो हम इसे यहाँ पे प्रिंट करा के देख सकते हैं। तो अभी तो आपका आईडी भी कंप्लेन नहीं कर रहा, इट मीन्स कि ये चल ही जाएगा। अगर मैं चला के आपको दिखाऊंगा तो इसका जो सीक्वेंस होगा, पहले ये बिल्डिंग कैशे प्रिंट होगा, यानी जो पोस्ट कंस्ट्रक्ट के थ्रू बन रहा है, यहाँ जो हमने बनाया ना, पहले ये वाला कोड चलेगा, उसके बाद ये वाला चलेगा। ठीक है। तो इसके अलावा भी और भी मल्टीपल वेज हैं सेम चीज़ को अचीव करने का, जो कि मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं बस आपको कोर अंडरस्टैंडिंग करना चाहता था कि ये दो एग्जांपल तो आपने देखे ही। एक जो पहला एग्जांपल हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू देखा जो कि नॉट रिकमेंडेड है, और उसके अलावा हमने ये दो एग्जांपल देखा। इसके अलावा और भी एग्जांपल तो आप वो डिटेल में चेकआउट कर सकते हो, ये बिगनर लेवल पे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और ये एक सही तरीका है, इसको आप अपने रियल प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इनिशियलाइजिंग बीन या फिर पोस्ट कंस्ट्रक्ट। अब इसके अलावा एक सोल्यूशन होता है कि अभी आप देखो, ये आपका कोड एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले चल रहा है, राइट। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, स्टार्टेड डेमो एप्लीकेशन, और उससे पहले आपका कैशे बिल्ड का कोड चल रहा है। अब अगर आपके पास कोई सिनारियो है जिसमें आप कहते हो कि नहीं, मुझे एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद ही किसी कोड को चलाना है, तो वो कैसे आप अचीव करोगे? उसके लिए भी आप आगे अगर सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे वो कोड लिख दूंगा, तो नहीं, नॉट रिकमेंडेड नहीं है, डिज़ाइन सोल्यूशन नहीं है, राइट। इंटरप्राइज एप्लीकेशन में ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। तो इसके लिए स्प्रिंग ने दो इंटरफेस हमें दिए हुए हैं, एक तो है कमांड लाइन रनर और दूसरा है एप्लीकेशन रनर। दोनों ही इंटरफेस का आप यूज़ कर सकते हो एप्लीकेशन के स्टार्ट होने के बाद, अगर आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना है। दोनों में कुछ मेजर डिफरेंसेस भी हैं। तो एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद मैं कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो उसके लिए अगेन हम एक क्लास बनाते हैं, एप्लीकेशन रनर एग्जाम्पल। ठीक है। तो एज वी डिस्कस्ड, वी हैव टू annotate it with component annotation, और हमें इम्प्लीमेंट करना होगा एप्लीकेशन रनर, सॉरी, इसके पास एक मेथड है रन, जिसको हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। और इस ओवररिडन मेथड के अंदर में हम अपना कोई भी काम लिख सकते हैं। मे बी अभी जैसे हमने कैशे बिल्ड का कोड लिखा है, बिल्डिंग कैशे यूजिंग
एप्लीकेशन रनर एग्जांपल, राइट। और ऑब्वियस ये एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद ये एक्शन परफॉर्म होता है, तो जितने भी बीन्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, पहले से तैयार होंगे। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आप ऑटो ऐड एक इन्वायरमेंट ले लो, इसे आप प्रिंट ले लो, राइट। और कंपाइलर भी आपको कंप्लेन नहीं कर रहा है। अब मैं इसको स्टॉप करके स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हो गई। ये हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले जो हमने कोड्स लिखा था ये वो वाला है, और ये एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद हमारा कोड है, बिल्डिंग कैशे यूजिंग एप्लीकेशन रनर एग्जांपल। तो एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद अगर आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। एप्लीकेशन रनर के अलावा कमांड लाइन रनर भी है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। दोनों से आप सेम चीज़ अचीव कर पाओगे। आपको बस करना ये है कि इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन रनर आपको कमांड लाइन रनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है। इसके पास भी एक रन मेथड होता है, उसे आपको ओवरराइड करना है और उस ओवरराइडिंग मेथड के अंदर में अपना कोड लिख देना है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट इम्प्लीमेंटेशन because I know you are smart enough to understand that implementing an interface and overriding is a simple way. अब एक नया एग्जांपल ये होता है कि एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना चाहते हो और आप उनको सेपरेट करना चाहते हो। यानी कि एक कोड आपका कैशे बिल्डिंग का है, एक कोड में भी कोई ईमेल करने का है, एक कोड में भी किसी थर्ड पार्टी सर्विस से डेटा लेके आने का है, और आप नहीं चाहते हो कि मैं तीनों को यहीं पे रखूँ। मैं तीनों के लिए अलग अलग क्लासेस बनाना चाहता हूँ, राइट। तो वो भी आप कर सकते हो। इन तीनों क्लास को डिलीट करता हूँ, राइट। तो मैं एक कैशे कॉन्फ़िग नाम की क्लास बनाता हूँ जिसमें मैं कैशे कॉन्फ़िग करूँगा। एक क्लास में भी ईमेल कॉन्फ़िग, मैं ईमेल से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ। और तीसरा मैं थर्ड पार्टी डेटा लेके आना चाहता हूँ। मुझे माइंड में अभी यही क्लास आ रहा है तो मैं इसी क्लास को रखता हूँ। तो मुझे अभी ये तीनों काम करने हैं एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद, और एक सीक्वेंस में करना है। मैं पहले चाहता हूँ कि पहले मैं कैशे कॉन्फ़िग करूँ, उसके बाद ईमेल कॉन्फ़िग करूँ, उसके बाद थर्ड पार्टी डेटा लेके आऊँ। तो इस एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कमांड लाइन रनर यूज़ करने वाला हूँ। हमने डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमारे पास दो इंटरफेस है, एक कमांड लाइन रनर और एक एप्लीकेशन रनर। तो एप्लीकेशन रनर का हमने एग्जांपल देख लिया, अब हम कमांड लाइन रनर का एग्जांपल देखने वाले हैं। इसके पास एक मेथड होता है रन, आपने इसे ओवरराइड कर लिया। इसके अंदर में आपने कोड लिख दिया गेटिंग थर्ड पार्टी डेटा। दूसरा था हमारा ईमेल कॉन्फ़िग, इसे भी हमें कमांड लाइन रनर से इम्प्लीमेंट करते हैं। ओवरराइड इसके मेथड को करते हैं और इस ओवरराइड के अंदर में अपना कोड लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कॉन्फ़िगरिंग ईमेल। तीसरा था हमारे पास कैशे कॉन्फ़िग, इसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं कमांड लाइन रनर, इसके मेथड को ओवरराइड करते हैं और इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बिल्डिंग कैशे, राइट। अब हमें क्या करना है, इसे एक सीक्वेंस में रन करना है, यानी कि पहले कैशे कॉन्फ़िग रन हो, फिर ईमेल कॉन्फ़िग रन हो, फिर उसके बाद थर्ड पार्टी डेटा। तो सबसे पहले तो आपको कंपोनेंट एनोटेशन लगाना है, उसके बाद एक ऑर्डर एनोटेशन होता है स्प्रिंग में आप इसको 1 दे दो।
तो आपने बोला ऑर्डर 1 मीन्स कि पहले कैशे कॉन्फ़िग रन होगा। सेम एनोटेशन आपने ईमेल कॉन्फ़िग पे लगाया। इसमें आपने कहा कि इसकी ऑर्डर 2 और थर्ड पार्टी पे आए और बोला इसका ऑर्डर 3। अब मैं सारे चेंजेस को सेव करता हूँ, स्टॉप करता हूँ और रन करता हूँ। ठीक है, स्टार्टेड डेमो एप्लीकेशन और बिल्डिंग कैशे, कॉन्फ़िगरिंग ईमेल और गेटिंग थर्ड पार्टी डेटा उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हुआ जिस सीक्वेंस में हमने डिफ़ाइन करा था। ये मतलब बिगनर लेवल का आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया कि ये कैसे काम करता है और किस सिचुएशन में हम इस टाइप के कमांड लाइन आर्गूमेंट या एप्लीकेशन रनर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली में इसके अलावा और भी अदर फेस है जिसको आप इम्प्लीमेंट करके ये सेम चीज़ अचीव कर सकते हो, बट उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो ये जो हमने डिस्कस किया ये मोस्ट कॉमन है, ये मोस्टली होता है। और हमने एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद बिल्ड कैश किया है जो कि सही नहीं है, ये रिकमेंडेड नहीं है, राइट। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कौन सा टास्क आपको एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद करना है, कौन सा टास्क आपको सारे बीन्स बनने के बाद होने हैं। बिल्डिंग कैशे हमने एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद किया जो कि गलत है, क्योंकि अभी आपका जो स्टेट है वो एप्लीकेशन स्टार्टेड है और हो सकता है कैशे बिल्ड होने में अगर 4-5 सेकंड लग गए और इसी बीच में कोई एक नई एपीआई की रिक्वेस्ट आ गई तो उस टाइम में हो सकता है आपके पास कैश में डेटा ना हो तो वो डीबी में जाएगा। तो बेहतर है कि कैश बिल्ड का आप कोड लिख रहे हो तो उसको कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट होते टाइम ही लिखो, जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा था वाया पोस्ट कंस्ट्रक्ट और वाया इम्प्लीमेंटिंग इनिशियलाइजिंग बीन इंटरफेस। So that's it for this video guys. I hope you have learned something here. If you think that, please subscribe the channel because trust me, it helps me in a very different way. So I would appreciate if you subscribe my channel. See you next time.